ही खड़े होंगे तो अच्छा होगा। तो 2 ही मुझे सूचनाएं देना थी। और जो लोग खड़े हैं वो मास्क लगा के रखें और थोड़ा गैप से खड़े होंगे तो अच्छा होगा। मेरे लिए आज सौभाग्यशाली दिन है। जब मैं ग्वालियर में आदरणीय राजेंद्र सिंह जी से मिला था तो मैंने उनको निवेदन किया था कि स्वामी विवेकानंद जी की पुण्य जन्म जयंती पर हम अभ्यारण्य में, जरारू धाम गौ अभ्यारण्य में एक कार्यक्रम करना चाहते हैं। और उन्होंने जो सहर्ष स्वीकृति दी थी, कोरोना की तीसरी लहर में सब ऊपर नीचे से होता रहा। मैं भी कल मैंने सुबह टेस्ट कराया, जब निगेटिव हुआ तब आपके बीच में आया, नहीं तो शायद मैं आज इस कार्यक्रम में नहीं होता। पर मैंने कहा था कार्यक्रम होगा, क्योंकि जरूरी है राजेंद्र सिंह जी का आना, और वो आ रहे हैं। और एक बार जिले और जिले के बाहर से आए हुए लोगों को उनका मार्गदर्शन मिले, ऐसे आदरणीय राजेंद्र सिंह जी के स्वागत के लिए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि दिल से तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करिए। मैं नर्मदा खंड सेवा संस्थान की इस कर्म भूमि पर यहां का सांसद होने के नाते मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दमोह के विधायक जिनने एक सकारात्मक और अच्छी सोच का भाषण दिया, आदरणीय अजय टंडन जी, जवेरा के विधायक सम्मानीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, बड़ा मलहरा के विधायक और निगम के अध्यक्ष सम्मानीय प्रद्युम्न सिंह जी, घटा के विधायक सम्मानीय दंतवाई जी, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन सम्मानीय राहुल सिंह जी, हमारे बीच में एक और जेल के लिए काम करने वाले हम सब श्रद्धेय अनिल दवे जी को जानते हैं। नर्मदा समग्र का आज सारा काम मेरे अनुज और बहुत अच्छे सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में सम्मानीय कार्तिक सप्रे जी, मैं चाहूंगा उनका भी आप तालियां बजाकर स्वागत करें। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानीय मनु मिश्रा जी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार सम्मानीय नयन भैया, नर्मदा खंड सेवा संस्थान के मेरे अध्यक्ष मेरे अनुज सम्मानीय आलोक जैन जी, आदरणीय महतो जी, क्योंकि मैंने ये काम मसंधा में शुरू किया था नशा मुक्ति के लिए। उस समय शंकर महतो जी उस अभियान की कड़ी थे और सौभाग्य से वो आज यहाँ उपस्थित है, उनका भी हृदय से स्वागत है। मंचस्थ सभी अन्य सहयोगी मित्रों, सामने बैठे हुए बहनों भाइयों, मुझे लंबी बात नहीं करनी है। मेरा लालच सिर्फ इतना था, राजेंद्र सिंह जी के इस जगह पर चरण पड़ेंगे, इस काम को देखने के बाद कुछ अच्छी सलाह मिलेगी और हम तेज गति के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं भारत सरकार का आभारी हूं कि हमने इस संस्थान में सरकारी मदद लेने का फैसला न लेने का फैसला किया था, लेकिन भारत सरकार ने यहां पर नस्ल सुधार के लिए काम करने के लिए पैसा दिया, एक प्रोजेक्ट दिया है जो यहां पर अब शुरू हुआ है। लेकिन मैं ये मानता था कि बिना पानी के कुछ हो नहीं सकता। हम बुंदेलखंड के लोगों के सामने भी यही परिस्थिति थी। लेकिन जब मैं पहली बार दमोह का सांसद बना था तब मैंने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा था, यदि हम अपने आप को ही भूखा नंगा मान लेंगे तो शायद हम जिंदगी में विकास नहीं कर सकते। और मैंने कहा था, इस धारणा से बाहर आइए। पैसे लेने के लालच में हम अपने आप को भूखा नंगा कहने लगे, ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। और मैं मानता हूं जब तक मैंने ये जरारू धाम का झरना देखा नहीं था, जब हम जाकर देखते कि एक तरफ सूखा पहाड़ है और उसके नीचे मैंने तो गंगोत्री के अलावा इतनी बड़ी धार बारामासी कहीं देखी नहीं जितनी जरारू धाम के झरने से निकलती है। और मुझे लगता है कि जब मैं यहां पर आया उस समय सूखा
सूखी जगह थी। जो लोग पहली बार आए हैं वो जानते हैं, 5 साल हुए हैं इस स्थान को। लेकिन जब एक बोर किया और उसमें 4.5 इंच पानी निकला, जो नरसिंहपुर जिले में भी नहीं निकलता, तब मुझे लगा कि नहीं, मां की कृपा है, मुझे कुछ करने का संकेत है। और हम चंद लोग जो यहाँ पर आजू बाजू बेचारे बैठे होंगे, हम 14 या 15 लोग थे। और मैं राजेंद्र सिंह जी से कह रहा था, ये जो नीम के झाड़ हमको विरासत में मिले थे, उस समय इनकी ऊंचाई कुल इतनी ही थी। एक पर ट्रैक्टर चढ़ गया था, हमने उसको बांधा और वो भी जिंदा बच गया। बाकी सब हमारे लगाए हुए झाड़ हैं, जो हमारे साथियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, वो यहाँ पर दिख रहे हैं। दूसरी बातें जो वक्ताओं ने कही है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये सच है कि जल जीवन मिशन ये सिर्फ उपलब्धियों का बखान करने के लिए नहीं है। पानी आएगा, सुविधा से घर तक पहुंचेगा, ये आम आदमी को मिलना भी चाहिए। लेकिन सुविधा से मिली हुई चीजों की कीमत ना हो तो मित्रों ये ठीक नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूं, कई जगह उदाहरण में कहता हूं कि ईश्वर ने 2 बातें सबको दी हैं, एक विवेक और दूसरा अच्छा बुरा जानने के लिए जो विवेक होता है वो दिया है, और दूसरी है नीयत। लेकिन जो तीसरी चीज है संसाधन, मैं मानता हूं, कोई हो सकता है मेरे से अलग राय रखता हो, मैं हमेशा मानता हूं कि संसाधन ईश्वर की देन है। वो चाहे परिवार से मिले, वो समाज से मिले या सरकार से मिले, अगर आपने उसकी कीमत नहीं की तो आने वाली पीढ़ियां खुशहाल नहीं होंगी। ये बात आप स्वीकार कर लीजिए। मैं दूसरी बात कहता हूं कि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। आपको ये नहीं कह सकता, हमारी पीढ़ी में लोग कह सकते हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमारे बच्चों की पीढ़ी में शायद अब कोई दुर्भाग्यशाली होगा जो कहेगा कि मैं नहीं पढ़ पाया। उससे मैं कहूंगा कि सिर्फ शिक्षा जरूरी नहीं है, ज्ञान जरूरी है। मेरे आराध्य परम पूज्य शिवासी जी कहते थे, बुद्धि भ्रमित करती है, ज्ञान तटस्थ करता है। हम बुद्धिवादी लोग दुनिया की सारी चीजें गूगल पर देखते हैं, हम शस्त्रों के बारे में देखते हैं, तमाम चीजों के बारे में देखते हैं, लेकिन हमारा ज्ञान कहीं सिकुड़ता जा रहा है। जिन चीजों को हम उपयोग नहीं कर सकते, जिनके उपयोग करने की हमारे पास पात्रता नहीं है, अधिकांश समय हम उनकी जानकारी में लगा रहे हैं। और जो चीजें हमारी जरूरत की है, जो हमें उपयोग करना चाहिए, उनके प्रति हमारी उपेक्षा का भाव, ये हमारे ज्ञान की कमी का परिणाम है, ये बुद्धि के अजीर्ण का परिणाम है। हमको लगता है कि हम बहुत जानकार हैं, बुद्धि के स्तर पर आप जानकार हैं, लेकिन जरूरत वाली चीजों को ना समझना, उनके प्रति गंभीर ना होना, ये मुझे लगता है कि ज्ञान की कमी ही है। तीसरी बात मैं कहता हूं कि महाभारत का वो उदाहरण सबने सुना है कि एक समय जब पांडव कुंती के साथ जा रहे थे और उनको कहते कुंती को प्यास लगी और एक तालाब में कहीं जाकर पानी मिला, तो कहते हैं कि सबसे पहले वहां सहदेव गए थे। तो जैसे ही वो जल भरने को तत्पर हुए तो किसी की आवाज आई, वो यक्ष थे, और उन्होंने कहा पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, वरना जल में हाथ लगाओगे तो पाषाण के हो जाओगे। वो नहीं माने, योद्धा थे, हठ था, सामर्थ्य का अहंकार रहा होगा, जल में हाथ डाला, वो पत्थर के हो गए। जब वो नहीं आए तो दूसरे सहदेव गए, फिर बाद में भीम गए, फिर अर्जुन गए, 5वें व्यक्ति थे दुष्ट। जब वो गए तो यक्ष ने कहा कि तुम्हारा भी यही हाल होगा, तुम्हें उत्तर देने पड़ेंगे। युधिष्ठिर ने उत्तर सही दिए तो यक्ष ने प्रसन्न होकर कहा, जल भी ले जा सकते हो और एक का जीवन भी तुम्हें दान में मिल सकता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं कुंती का पुत्र, मेरे पास उनका पुत्र तो मैं हूं जो जीवित हूं, लेकिन माद्री के दोनों पुत्र पत्थर के हो गए हैं, तो अगर जिनाना जीवन देना है तो उन दो में से किसी एक का दे दो। यक्ष प्रसन्न हो गया, ये न्यायप्रिय व्यक्ति है, और उन्होंने कहा कि चारों को जीवन दिया, जल भी ले जा सकते हो और चारों भाइयों को भी ले जा सकते हो। मैं तो ये बात छोटी नहीं है, जल के साथ अगर मर्यादा का पालन न करोगे तो पाषाण का होना तय है। इस कहानी का अर्थ है ये, अगर आपने ये तय किया हर स्रोत की मर्यादा है, क्या उन स्रोतों की हम चिंता करते हैं?
वो कुएं, वो बावड़ी, वो तालाब, वो सरोवर, वो नदी और नाले, ये छोटी चीज है, लेकिन इन सबकी मर्यादाएं। हम पहाड़ पर जाकर देखते हैं तो चश्मे से लोग पानी पीते हैं, लेकिन वो चश्मे खत्म हो रहे हैं। उत्तर पूर्व में अभी एक बड़ी चुनौती सामने आई। मैं खुद नागालैंड जाने वाला हूं, जहां चश्मे से पीने वाले पानी का वर्ग आप त्राही त्राही मचा रहा है, क्योंकि उसने उसकी जगह पर मोटर लगा दिया। उनके पूर्वज नालियां बनाकर उस चश्मे के पानी को नीचे लाते थे और बाकी परिवार उस पानी को लेकर चला जाता था। लेकिन तकनीक का अहंकार देखिए, मोटर लगाई, वो चश्मा समाप्त हो गया। वो पूरा गांव, पूरा समाज एक एक बूंद पानी को तरसने लगा। ये जो मर्यादाओं का उल्लंघन है, यक्ष की इस कहानी में मैं इसको इस दृष्टिकोण से देखता हूं, और ये सच्चाई है। पानी नहीं होगा तो हमें पाषाण बनना होगा, ये बात तय मानकर चलिए। और इसके अंत में मैं कहता हूं, एक सम्राट की बात, वो वैसे मुझे नाम लेने में हिचक नहीं होनी चाहिए, वो नेपोलियन ही था। कहते हैं नेपोलियन की हसामत करने के लिए एक नाई आता था। एक बार उसको बुखार आ गया, उसने कहा कि सम्राट के पास मैं बीमारी में कैसे जाऊं। तो उसके पुत्र ने कहा कि मैं चला जाता हूं। तो बोले, जानता है ये गलती का परिणाम क्या है, तेरा सिर धड़ से अलग होगा। बोले, इसकी चिंता आप मत करिए, मुझे इसका भय नहीं है, लेकिन मैं जाने के लिए तैयार हूं। वो नेपोलियन के पास गया और उसने जाकर जब हजामत बना दी, तो हजामत बनाने के पहले उसने कहा कि वो क्यों नहीं आए। तो उन्होंने बताया वो बीमार थे, इसलिए मैं उनकी जगह पर आया हूं। तो ये गलती का परिणाम जानते हो, 16 फीट सामने जो दूर में दीवार पर तलवार दिख रही है, ये तुम्हारा सिर कलम कर देगी। बोले, मैं जानता हूं, मेरे पिता ने मुझे बताया है। लेकिन उसने हजामत बनाई और कोई गलती उससे नहीं हुई। नेपोलियन ने उससे पूछा कि तेरे हाथ नहीं कांपे, तो उसे भय नहीं लगा कि ये तलवार सामने दिख रही है कि तेरा सिर काट सकती है गलती के कारण। उस नाई के बेटे ने कहा, तलवार 16 फुट दूर थी, मेरा उस्तरा तुम्हारे गले पर था। नेपोलियन ने कहा कि मैंने जिंदगी में बड़ी बड़ी चीजों का आकलन किया, लेकिन मैंने छोटी चीजों का आकलन नहीं किया। मैं तो ये कहानी यहीं आकर खत्म होती है। हमने कुएं, चश्मे, हमारे तालाब, हमारी बावड़ी, इनका ध्यान नहीं दिया। हमने बड़ी बड़ी बातें की, बांध बनाने की, बाकी सब करने की। हमने मुसीबत अपने हाथ से बुलाई है, और इसलिए मुझे लगता नहीं कि कोई एक रास्ते पर चलना चाहिए। संतुलन के रास्ते हैं, संतुलन के रास्तों पर ही चलकर आने वाली पीढ़ी को हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन दे सकते हैं। ये रिले रेस है, न जाने कितने लोग आएंगे और चले जाएंगे। मेरे आराध्य परम पूज्य शिवासी जी ने कहा था, कल उनकी समाधि का 1 वर्ष पूरा हुआ। मैं जा नहीं पाया क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कोरोना पॉजिटिव नहीं हूं, वहां न जाऊंगा तो फिर मैं फंसूंगा। लेकिन उन्होंने कहा था, एक बार मुझसे प्रश्न किया था, तुम नर्मदा के परिक्रमावासी कहते हो, कौन से नंबर के परिक्रमावासी? मैं तो, मेरे पास जवाब नहीं था। ये जवाब आपके पास भी नहीं होगा। आपको अपनी पीढ़ियों का पता नहीं है कि आप कितनी पीढ़ी, अपने वंश की कौन सी पीढ़ी में है। बाकी छोड़ दीजिए कि दुनिया के इतिहास की जानकारी आपको नहीं है। आपकी परंपरा की शुरुआत जहां से हुई, उसका ज्ञान आपको नहीं है, और इसलिए यह अहंकार मत करिए। आज हम हैं, आगे भी कोई आएगा, उसको भी ये संसाधनों की जरूरत है, उसका संकल्प लेकर जाइए। बहुत व्यवहारिक चीजें उन नौजवान मित्रों को जिनको मैंने पूरे जिले से और जिले के बाहर से बुलाया है, मेरी इच्छा कुल इतनी है। सरकार के कार्यक्रम चलते हैं, सरकार ने एक बड़े कार्यक्रम भी किए जिनने एक सामाजिक बदलाव, इस कारण से मैंने फिल्म दिखाई है, जल जीवन मिशन की भी दिखेगी। जब क्या किया गया था कि खुले में शौच बंद हो सकती है तो लोग भरोसा नहीं करते थे, लेकिन वो हो गया। जैसे ही वो हुआ, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सफलता नहीं है, ये पड़ाव है, एक सीढ़ी है, अभी इसके आगे चलना बाकी है। और जो बातें मनु मिश्रा जी ने कही हो, धर्मेंद्र जी ने कही हो, टंडन जी ने कही हो, पानी घर तक पहुंचेगा, लेकिन पानी का पाइप फट जाएगा, टोटी टूट जाएगी तो कौन लगाएगा, बिजली का बिल कौन देगा। और इसलिए पानी समितियां बनाई है भारत सरकार ने, 50% माताएं बहनों की हिस्सेदारी उसमें है।
पानी समितियां ही इस जल योजना का संचालन करेंगी। गुणवत्ता की जब बात आती है तो टेस्टिंग के लिए भी 5 माताओं बहनों को चुना गया है, उनको ट्रेनिंग मिलेगी। वो अपने गांव के पानी को टेस्ट करें और हफ्ते भर में बताएं कि ये पीने लायक है या नहीं। अगर सैंपल बिगड़ता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट की लैब में पहुंचाना पड़ेगा। 24 घंटे के भीतर उसका फैसला होगा ये पानी पीने लायक है या नहीं। ऐसा नहीं कि व्यवस्थाएं नहीं बनाई जा रही हैं। आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए, मामूली समय नहीं होता। 75 वर्ष में हम अपनी आंखों से जिस भारत को देख रहे हैं, 100 वर्ष बाद भारत कहां पर होगा, उस समय भारत की तस्वीर क्या होगी, ये सोचने का काम आने वाली पीढ़ी को अपने कंधों पर उठाना होगा। उसको जिम्मेदारी लेनी होगी कि 100 वर्ष बाद हम अपने आने वाली पीढ़ी को शुद्ध पानी पीने का दे पाएंगे कि नहीं, शुद्ध ऑक्सीजन दे पाएंगे कि नहीं, ये जमीन रहने लायक बचेगी या नहीं बचेगी, या मार काट कर लोग उस पर कब्जा करने की तरफ रास्ते पर जाएंगे। जिम्मेदारियां समय के साथ बढ़ती जाएंगी। मेरे मित्र ने, स्वर्गीय हैं वो, एक पत्र लिखा था और उन्होंने आखिरी वाक्य उसमें लिखा था, और वो मेरे कॉलेज के मेरे साथी थे। उन्होंने कहा था कि भविष्य के बारे में हमेशा विचार करना चाहिए, क्योंकि सारी जिंदगी आपको भविष्य में गुजारनी है। हम लोग जो 60 वर्ष से ऊपर हो गए, हमारे भविष्य की आयु कम है, लेकिन जो लोग 20 और 22 साल के हैं, उनको लंबा जीवन भविष्य में गुजारना है। देश की आजादी के 100 वर्ष जब होंगे, वो दृष्टा भर नहीं होंगे, उनके कंधों पर जिम्मेदारियां होंगी। उनके कंधे इतने मजबूत हों कि वो आने वाली पीढ़ी को विरासत आनंदमयी दे सके। इसके लिए ये दिन सार्थक होगा। विवेकानंद को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी जो उन्होंने कहा था कि हमारे नौजवानों का शरीर और कंधे इतने मजबूत हो कि भारत माता की गुलामी की जंजीरों को भी काटे और एक विश्व गुरु भारत को बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करे। मुझे लगता है आज का दिन जब हम राजेंद्र सिंह जी के साथ बैठकर विमर्श में शामिल होंगे, और जो नौजवान यहां से जाएगा, जीवन में वो रास्ते में भटकाव से दूर रहेगा। इस शुभकामना के साथ मैं फिर से उनका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।